Dear students of class 12, today I am going to teach you a very important topic of translation. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। आपने अक्सर इस बात को देखा होगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय या किताब पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, मैगजीन पढ़ते समय बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जो देयर से प्रारंभ होते हैं, THER, यानी देयर से वाक्य प्रारंभ होते हैं और देयर का वहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। बड़ा अजीब बात है। तो ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनको देयर से प्रारंभ किया जाता है? आज इस बात को समझते हैं। एक बार विचार करिए, ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनको ट्रांसलेशन करते समय उनको हम देयर से प्रारंभ करते हैं? इसका उत्तर ये होगा, छात्र अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर देते हैं कि हम ऐसे वाक्यों को देर से प्रारंभ करते हैं, ऐसे वाक्यों को देर से प्रारंभ करते हैं। मोस्टली छात्र तो ये कह देते हैं ऐसे वाक्य जिनमें कोई कर्ता नहीं होता है उन्हें हम देर से प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसका रूल क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का होना या न होना दर्शाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। समझ में आया? ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का होना या न होना दर्शाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम किससे प्रारंभ करते हैं? देयर से प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ इसमें मुख्य बात एक और है, देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में देयर के तुरंत बाद या तो सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है या मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का प्रयोग बाद में आता है। तो पहले तो रूल पर आ जाइए। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है, होना या न होना दर्शाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। जैसे हम कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा था, तो एक राजा की उपस्थिति को दर्शाया गया है। जैसे हम कहते हैं एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, तो जंगल में शेर की उपस्थिति को दर्शाया गया है। अनुपस्थिति भी हो सकती है। जैसे मेरी जेब में कोई कलम नहीं है, तो कलम की अनुपस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो किसी व्यक्ति की उपस्थिति, जैसे हम कहते हैं एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, तो वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति। बस जैसे हम कहते हैं उसकी जेब में एक पर्स है, तो पर्स की उपस्थिति का। प्राणी, जैसे हम कहते हैं एक जंगल में एक हाथी रहता था, तो जंगल में हाथी की उपस्थिति का। तो बच्चों आ गया होगा समझ में? ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाई जाती है, तो ऐसे वाक्यों को देयर से प्रारंभ करते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। देयर के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। अब समझिए इस प्रकार की वाक्यों को कैसे। सबसे पहले हम चलेंगे व्यक्ति से। जैसे एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे देयर। देयर के बाद लाएंगे मुख्य क्रिया लिव्ड। देयर, लिव माने रहना होता है, रहता था, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। देयर लिव्ड, उसके बाद रहेगी सब्जेक्ट, एक धनी व्यक्ति। देयर लिव्ड ए रिच मैन, एक गांव में, इन ए विलेज। देयर लिव्ड ए रिच मैन इन ए विलेज, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूसरा वाक्य व्यक्तियों की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले मेरे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था।
तो देयर लिव्ड, एक वृद्ध व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, तो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन मेरे गांव में, इन माई प्लेस। एक शहर में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। तो देयर लिव्ड ए रिच मर्चेंट, एक धनाढ्य व्यापारी रहता था एक शहर में, इन ए सिटी। अब मैं ऐसी बातों की तरफ चला हूं जिनमें मेन वर्ब नहीं होती है। जैसे हम कहते आकाश में न तो हवा है, चंद्रमा पर न तो हवा है और न ही पानी। तो देयर इज नाइदर एयर, न तो हवा है न ही पानी, नॉर वाटर, चंद्रमा पर, ऑन द मून। तो देयर इज नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन द मून। मेरी जेब में कोई कलम नहीं है। तो देयर इज नो पेन, कोई कलम नहीं है मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कोई कलम नहीं है। एक बार एक राजा था, एक बार वंस एक राजा था, देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। उसके पर्स में 100 रुपए हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो देयर आर 100 रुपीज, 100 रुपए हैं उसके पर्स में, इन हिज बैग, देयर आर 100 रुपीज इन हिज बैग, उसके पर्स में 100 रुपए हैं। व्यक्ति वाले वाक्य बता दिए। अब मैं वस्तुओं की तरफ बढ़ रहा हूं, जिससे हम कह दें मेरे बैग में कोई पुस्तक नहीं है। तो देयर इज नो बुक, कोई पुस्तक नहीं मेरे बैग में, इन माई बैग, देयर इज नो बुक इन माई बैग। घर में कोई भी फर्नीचर नहीं था। तो देयर वाज नो फर्नीचर, देयर वाज नो फर्नीचर इन द हाउस, घर में कोई भी फर्नीचर नहीं था। अब प्राणियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं एक जंगल में एक शेर रहता था। ये वाक्य देयर से प्रारंभ होगा। तो देयर लिव्ड ए लायन, एक शेर रहता था एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था। इसी तरीके से देयर वाले वाक्यों को बनाते हैं, चाहे वाक्य प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लाते हैं, फिर सब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं हॉल में कोई भी सभा नहीं होगी। तो देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल, हॉल में कोई सभा नहीं होगी। देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। आसमान में असंख्य तारे हैं। तो देयर आर असंख्य तारे, इननंबरेबल स्टार्स, आकाश में, इन द स्काई। देयर आर इननंबरेबल स्टार्स इन द स्काई, आकाश में असंख्य तारे। इस तालाब में कोई मछली नहीं। तो देयर इज नो फिश, कोई मछली नहीं इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड अथवा इन दिस टैंक। उसके वापस आने की कोई आशा नहीं है। तो देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है उसके वापस आने की, फॉर हिम टू रिटर्न। देयर इज नो होप फॉर हिम टू रिटर्न। कितना भी बड़ा वाक्य हो, यह से प्रारंभ हो रहा है, तो टाइम प्लेस एक्शन आगे हम जो पाते हो उसमें जोड़ते चलिए। जैसे बहुत समय पहले एक राजा के दरबार में एक सफेद दाढ़ी वाला जोकर रहता था।
तो बाकी को उसी तरीके से प्रारंभ करें। सफ़ेद दाढ़ी वाला जो पढ़ चुका है बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो, समय को पहले लगा सकते हैं, बाकी में देयर वाले लॉन्ग एगो देयर लिव्ड रहता था एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जोकर, ए वाइट बियर्ड जेस्टर। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वाइट बियर्ड जेस्टर, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जोकर रहता था एक राजा के दरबार में, इन द कोर्ट ऑफ ए किंग, एक राजा के दरबार में, इन द कोर्ट ऑफ ए किंग। जैसे फ्यूचर में बात को कहें, अस्पताल में इस समय कोई डॉक्टर नहीं हो, तो देयर विल बी नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल एट दिस टाइम। पास्ट में कहते हैं स्टेशन पर अनेक यात्री थे, देयर वर मेनी ट्रेवलर्स एट द स्टेशन, स्टेशन पर अनेक यात्री थे। तो बच्चों इस तरीके से देयर वाली वाक्यों को प्रारंभ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देयर वाली सेंटेंस। जब हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो अधिकतर पहला वाला वाक्य ही देयर से प्रारंभ होता है, और इस तरीके के कई वाक्य होते हैं जो उसमें देयर से प्रारंभ होते हैं। तो देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो आपकी किताब में दिए हों उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझको पूछिए। एक बार फिर क्रम समझ लीजिए। तो सबसे पहले देयर लाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद स्थान है, टाइम है, प्लेस है, जो कुछ भी है वो वाक्य में आगे हम जो बातें उसे जोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से देयर वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन करके मुझे पूछिए और इन वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।